मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हरक सिंह रावत बीजेपी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। मंत्रिमंडल से भी रावत को बर्खास्त कर दिया गया है। हरक सिंह ने 2 टिकटों की मांग की थी, पार्टी के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी की थी, जिसको लेकर नाराजगी सामने आई। देहरादून से रतन नेगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतन, 2 टिकटों की मांग भारी पड़ गई हरक सिंह रावत को, हालांकि नाराज पहले से थे वो। रतन से बात करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि हरक सिंह रावत पहले नाराज थे, उन्हें मनाया गया, उनसे बातचीत का लंबा दौर चला था और पार्टी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी में, चाहे उत्तराखंड में हो या दिल्ली में हो, नाराजगी बढ़ती जा रही थी। हालांकि हरक सिंह रावत का कद ऐसा है उत्तराखंड की राजनीति में कि उनको साथ लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और यही वजह है कि उनको मनाया गया। हरक सिंह रावत यूं तो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए भी सरकार पर उन्होंने कई बार सवाल भी खड़े किए। सरकार के काम करने के तरीके और बहुत सी चीजों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पार्टी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। हरक सिंह रावत कांग्रेस में थे और 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। रतन नेगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतन, 2 टिकटों की मांग भारी भी पड़ गई, भले ही पहले मनाया गया लेकिन अब बर्खास्त कर दिया गया है हरक सिंह रावत को। देखिए, हरक सिंह रावत की प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, एक दौर था जब हरक सिंह रावत को मनाने की कोशिश करी। वो कह रहे थे कि हरक सिंह रावत जी, अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको केदारनाथ का टिकट यहां पर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी बहू के लिए, अनुकृति गोसाई के लिए लैंसीडोन से टिकट की मांग पर अड़े रहे, ये बात नहीं बन पाई। कल भी देहरादून की बात की जाए तो कोर कमेटी की जो बैठक हुई उससे हरक सिंह रावत नदारद थे और साफ तौर से संदेश दे दिया गया था कि अब हरक सिंह रावत को नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो डैमेज करना था हरक सिंह रावत इससे पहले डैमेज कर चुके हैं। अगर जो सूत्र हमारे बताते, क्योंकि इससे पहले जब कैबिनेट मीटिंग की जब बैठक हुई थी वहां से भी हरक सिंह रावत प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम बनाते हुए मौखिक रूप से बोलते हुए चले गए थे कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर आकर उनके गिले शिकवे दूर हुए थे। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए सेक्शन भी थे और राशि भी स्वीकृत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हरक सिंह रावत का सिर्फ यही एक प्लान था कि किसी तरीके से वो अपनी बहू को, यानी कि अनुकृति गोसाई को, जो उनकी बहू है, उन्हें वो लैंसीडोन से टिकट दिलाए। लेकिन ये दबाव, इस बार की अगर बात की जाए तो इस दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। साफ तौर से संकेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का था कि अब हम दबाव नहीं सहेंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं सहेंगे। इसके चलते हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही उनको उनके मंत्री पद से भी हटा दिया गया है। क्योंकि जानकारी ये भी, सूत्र ये भी बताते कि हरक सिंह रावत जो उनका संपर्क था, उनका संपर्क लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ था और वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उनके साथ लगातार बैठक करके टिकटों की दावेदारी कर रहे थे अपनी बहू की और अपने लिए दूसरी सीट से टिकट मांग रहे थे। वो ये कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे। हालांकि कल अगर बात की जाए तो कल 3 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देहरादून में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होनी है, उसमें पूरी तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी। लेकिन यह बात सच है कि जिस तरह से हरक सिंह रावत प्रेशर पॉलिटिक्स करते आए हैं, उनको प्रेशर पॉलिटिक्स का सबक यहां पर भाजपा ने साफ तौर पर सिखा दिया है। 6 साल के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया। अब इसके बाद हरक सिंह रावत अगला क्या कदम उठाते, ये तस्वीर भी कुछ समय बाद साफ हो जाएगी। रतन, लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं के टच में थे। हरीश रावत से भी उनकी बातचीत हुई, सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें मिली थी। पिछले दिनों जब कांग्रेस से बीजेपी में यशपाल आर्या आए थे, उसके बाद फिर वापस वो कांग्रेस में चले गए थे, तब भी ऐसी खबरें थी कि हो सकता है उमेश काऊ, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, कई ऐसे नाम सामने आए कि हो सकता है कि वो कांग्रेस में जाएं। लेकिन उमेश काऊ ने सामने आकर साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में सब कुछ ठीक है। अब हरक सिंह रावत का कांग्रेस से लगातार संपर्क में रहना, उनसे बातचीत करना, क्या इसकी भनक भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थी कि हरक सिंह रावत कोई कदम उठाए उसके पहले ही उनको लेकर स्टेप उठा ले भारतीय जनता पार्टी, एक मैसेज दे दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को मालूम था कि हरक सिंह रावत आचार संहिता लगते ही कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से, जहां पर सिटिंग एमएलए की बात की जाए, दिलीप रावत है भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं लैंसीडोन से, उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि उनकी बहू को किसी तरीके से हरक सिंह रावत ही चाहते थे कि उनकी बहू को लैंसीडोन से टिकट दिया जाए, जबकि ऐसा भाजपा नहीं चाहती थी, क्योंकि सिटिंग एमएलए दिलीप रावत वहां पर है। इसको लेकर के हरक सिंह रावत लगातार नाराज है। भाजपा के तमाम नेताओं को मालूम था। प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है प्रहलाद जोशी, उनके संज्ञान में
पूरा मामला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को जानते थे और मदन कौशिक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस पूरी बात को जानते थे। लेकिन अब हरक सिंह की लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स का जो गेम था उसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाजपा में अंत हो गया। धन्यवाद दातार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि बगावती तेवर जो दिखाएगा उसके खिलाफ यही कदम उठाया जाएगा। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। दरअसल उत्तर प्रदेश में टिकटों का बंटवारा जब से हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आती है नाराजगी को लेकर। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में नाराजगी सामने आई है। दरअसल एक शख्स का कहना है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, इसको लेकर वो सपा दफ्तर पहुंचे, वहां आत्मदाह की कोशिश की। वहीं कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद की भी नाराज होने की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से वो भी नाराज हैं और अब बीएसपी की ओर नजरें गड़ाई हैं टिकट को लेकर। मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप रोक लो, आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस शख्स ने अपना नाम ठाकुर आदित्य बताया है। उसका कहना है कि वो छर्रा अलीगढ़ से टिकट मांग रहा था, लेकिन उसे टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उसने जान देने की कोशिश की। इसका कहना है कि वो कई साल से जमीन पर मेहनत कर रहा था, लेकिन सपा ने उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट में अलीगढ़ से जफर आलम को टिकट देने का ऐलान कर दिया। ठाकुर आदित्य जरूरी समाजवादी मेरा नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? विधानसभा 74 छर्रा से। क्या मामला है? चलिए चलिए, गाड़ी कहेंगे क्या? कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ से टिकट मांग रहे थे? विधानसभा 74 छर्रा से। जिला ठाकुर आदित्य जरूरी है, ठाकुर तेजवीर से। हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब काम किया हमने। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 छर्रा। हालांकि ये व्यक्ति अपनी कोशिश में नाकाम रहा। पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वहीं टिकट ना मिलने से कांग्रेस छोड़कर सपा में आए इमरान मसूद और उनके साथ आए विधायक मसूद अख्तर भी नाराज चल रहे हैं। 12 जनवरी को इमरान मसूद सपा में शामिल हुए थे। उनके साथ कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर भी सपा में शामिल हुए थे। लेकिन इमरान मसूद टिकट ना मिलने से अब अखिलेश से नाराज दिख रहे हैं। इमरान मसूद के साथ सपा में आए सहारनपुर देहात के सिटिंग विधायक मसूद अख्तर को टिकट नहीं मिला है। मसूद अख्तर ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नाराजगी भी जाहिर कर दी है। माना जा रहा है जहां से इमरान मसूद अपने करीबियों के लिए टिकट चाह रहे थे, वो अब उन्हें नहीं मिल रहा, जिससे वो खासे नाराज हो गए हैं। ये भी कयास लग रहे हैं कि वो अब बीएसपी की ओर देख रहे हैं। ऐसा होता है तो सहारनपुर की सियासत एक नया मोड़ ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी जंग से ज्यादा जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि दंगाइयों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी क्या साबित करना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी झूठ फैला रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में चुनावों से पहले जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। पार्टियां बदलने के बाद अपनी पुरानी पार्टी पर वार किया जा रहा है और अब जैसे जैसे प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, बयानों के तीर और गंभीर होते जा रहे हैं। बीजेपी ने सपा और आरएलडी गठबंधन की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरनगर और कैराना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि अखिलेश ने उन लोगों को टिकट दिए हैं जिन पर दंगे के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना,
ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। बीजेपी का कहना है कि सपा की लिस्ट पश्चिमी यूपी में 2017 से पहले का ट्रेलर है। मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी, आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंतिम की सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। वहीं बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है और इस बार बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। पूरे 4.5 साल ये कहता हूँ सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए हूँ 80-20 पर और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए। वो दूर न जाएं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय? इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। यूपी के चुनावी दंगल में नेताओं के एक दूसरे पर वार तेज हो चुके हैं। बीजेपी अखिलेश और उनकी पार्टी पर दंगाइयों को टिकट देने के आरोप लगा रही है, तो अखिलेश का कहना है कि बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच खबर पंजाब कांग्रेस से निकलकर भी सामने आ रही है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के प्रत्याशी मनसा से प्रत्याशी हैं मूसेवाला, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने सेना की जैकेट पहनकर चुनाव प्रचार किया, जिस पर नेम प्लेट भी लगी हुई थी और इसी को लेकर कुछ पूर्व सैनिकों ने नाराजगी जाहिर की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट को देखिए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हैं। फिलहाल ये कांग्रेस में हैं और इन्हें मनसा से टिकट दिया गया है, लेकिन इनका प्रचार विवादों में आ गया है। दरअसल मूसेवाला ने प्रचार के दौरान सेना की जैकेट पहनी, जिस पर नेम प्लेट भी लगा था, जिस पर लिखा था SS सिद्धू, यानी शुभदीप सिंह सिद्धू, जो कि सिद्धू मूसेवाला का असली नाम है। सिद्धू मूसेवाला अपने प्रचार के लिए निकले थे। जब उन्हें सेना की जैकेट में देखा गया, उनका ये वीडियो विवाद की वजह बन रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो उन लोगों से अपील कर रहे हैं जो उनके समर्थन में प्रचार करना चाहते हैं। उनसे सिद्धू मनसा में अपनी हवेली पर आकर मिलने को कह रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के इस वीडियो पर पूर्व सैनिकों ने आपत्ति जताई है, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बहुत शर्मनाक बात देखने को मिल रही है इस इलेक्शन कैंपेन में पंजाब में कि मूसावाला जो है एक सिंगर और एक सिविलियन, वो फौजी जैकेट्स पहन के घूम रहा है वहाँ पे, और वो बॉर्डर एरिया भी है। और इसके जो है ये जो फौजी यूनिफॉर्म, स्पेशली जो डिसरप्टिव पैटर्न की यूनिफॉर्म है या डिसरप्टिव पैटर्न का कोई भी कपड़ा जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी हैं कि कोई सिविलियन नहीं पहन सकता। वैसे मूसेवाला का विवादों से नाता पुराना है। वो एक मशहूर पंजाबी सिंगर हैं। हालांकि उनके कुछ गीतों पर भड़काऊ होने के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल सेना की जैकेट पहनकर प्रचार करने के चलते एक और विवाद मूसेवाला से जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की। दरअसल देश में अगर राजधानी दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वहां कोविड केसेस अब जरूर कम हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रहे हैं और ऐसे में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के नए केस रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई में तो ये कम हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की बात करें तो इनमें बढ़ोतरी लगातार जारी है। धीरे धीरे रोजाना आने वाले केस की संख्या 3 लाख की ओर बढ़ रही है। देश में शनिवार को 2,71,190 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 314 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को 2,68,000 संक्रमित मिले थे। यह लगातार 5वां दिन रहा जब मौत का आंकड़ा 300 से ज्यादा आया। इनमें से 2 दिन तो आंकड़ा 400 के पार गया था। यानी ये साफ है कि पूरे देश की बात करें तो नए केस भी बढ़ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी कम नहीं हो रही है। एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 1 जनवरी को कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 1,22,801 था। फिलहाल देश में 16,37,000 एक्टिव केस है। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 16 लाख के पार पहुंचा है। फिलहाल ये देखा गया है कि तीसरी लहर में मौत का आंकड़ा उतना नहीं है जितना कि दूसरी लहर में था, लेकिन पिछले 15 दिनों में इसमें बढ़त हुई है। नए साल के पहले 15 दिन के दौरान 4,173 लोगों की मौत संक्रमण के कारण हुई है। इनमें से पहले 10 दिन में करीब 2,000 मौत दर्ज हुई थी, जबकि इसके बाद अगले 5 दिन में ही 2,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यानी कोरोना से होने वाली मौत की संख्या बढ़ी है। वहीं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और मुंबई से थोड़ी राहत भरी खबरें भी आई हैं। दोनों ही महानगरों में केस में कमी देखी गई है। हालांकि मुंबई में केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को जो आंकड़े आए उनके मुताबिक रविवार को मुंबई में 7,895 नए केस आए और 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 41,327 नए केस आए और 29 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार को दिल्ली में भी आंकड़ों में कमी देखी गई। रविवार को दिल्ली में 18,286 नए केस आए, जबकि 28 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी है। कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। एक्सपर्ट्स लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि मास्क लगाएं, भीड़ में न जाएं और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस बीच भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। 16 जनवरी 2021 को भारत में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। 1 साल में भारत में 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। भारत के वैक्सीनेशन अभियान की दुनिया भर में चर्चा है। इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, लेकिन कोरोना से लड़ाई में ढिलाई के लिए जगह नहीं है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर भारत में है। रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल एक ये है कि क्या दुनिया एक बार फिर कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या एक बार फिर रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे? क्योंकि इस बार मुद्दा हो सकता है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच संकट बढ़ता जा रहा है। खबर ऐसी है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं और अमेरिका और उसका जो मित्र संगठन है, मित्र देशों का संगठन है नाटो, वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। रूस और यूक्रेन में बढ़ती टेंशन।
दुनिया में कोल्ड वॉर की आहट। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने की आशंका गहराती जा रही है। यह डर गहराता जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, युद्ध टैंक पहुंचा दिए हैं, रूस के फाइटर जेट चक्कर लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं रूस ने। यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते सैनिकों के चलते रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। नाटो ने आरोप लगाया है कि इस तैनाती का असली मकसद बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी करना है। बताया जा रहा है कि रूस ने करीब 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के पास कर दी है। वो आए दिन अपने मित्र देश बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। माना जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। वहीं नाटो का सदस्य न होने के बावजूद भी यूक्रेन के नाटो के संग अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो ने साफ तौर पर कहा है कि वो पूर्व सोवियत गणराज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं रूस नाटो को कह चुका है कि वो यूक्रेन को अपने साथ शामिल ना करे। रूस का ये दावा है कि विवादित क्षेत्र में यूक्रेन ने अपनी लगभग आधी सेना तैनात कर रखी है।